प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में मैं सूर्यवाला शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित युवा जंगल कविता। ठीक है बच्चों, अशोक वाजपेयी ने जो आधुनिक कविता की जो कठोर परिस्थितियाँ कहिए, उनका वास्तविक बिल्कुल एकदम जीवंत रूप में चित्रण किया है। ये इनकी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। युवा जंगल में भी इन्होंने बहुत अच्छा वास्तविकता को दिखाया है। इनका वीडियो हम पहले जीवन परिचय से संबंधित दे चुके हैं, फिर भी कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था बच्चों, मध्य प्रदेश के दुर्ग स्थान पर। और ये बहुत अच्छे लेखक के रूप में रहे हैं। इनका एक काव्य संग्रह था कहीं नहीं वहीं, जिस पर इनको 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं युवा जंगल। आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल साथ में ज़रूर रखें, किताब को खोलें, पाठ निकालें, ताकि आप अच्छे से इसकी व्याख्या को समझ सकें। ठीक है, बहुत अच्छी इसमें प्रेरणा दी है बच्चों। युवा जंगल एक जो काव्य है इनका, ये बहुत अच्छी प्रेरणा दी है मानव में, आशा उत्साह का संचार करने के लिए प्रयत्न किया है। क्या कहा है? एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है। आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। ओ जंगल युवा बुलाते हो, आता हूँ, एक हरे वसंत में डूबा हुआ आता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो मानव में आशा उत्साह का संचार करने का प्रयत्न किया है कवि ने, एक मानवीयकरण अलंकार का बच्चों इसमें प्रयोग किया है युवा जंगल के रूप में। कि कैसे इसमें कवि ने बताया है, क्या कहा है कि एक युवा जंगल, शिराओ जानते हैं बच्चों, शिराओ जैसे नसों, नस लिखेंगे आप नसों में, ठीक है, नसों, ठीक है। दीप्त मतलब प्रकाशित, आभा। तो क्या कह रहे हैं कवि? कवि ने जो जंगल में विनाश होता है, जंगल को लोग काटते हैं, उस विनाश की पीड़ा को व्यक्त किया है। किसके माध्यम से? एक पेड़ के माध्यम से, कि कैसे व्यक्ति हरा भरा पेड़ को काट देता है, उस पेड़ को कितना दुख लगता है, उसका दुख बताया है। तो उसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है, युवा लोगों को प्रेरित किया है कि कैसे एक जंगल अपने आप को संरक्षण पाने की इच्छा से आपको बुला रहा है कि मुझे सहेजो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कवि कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है। आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते। कवि क्या कहता है कि एक जो नया उगा हुआ जो हरा युवा जंगल है, नए नए जहाँ पेड़ उगते हैं, तो उसे हरा नया उगा हुआ जंगल बताया है कवि ने, और वो युवा जंगल के रूप में है। इसलिए क्या कहा है कवि ने? बड़े उत्साह से, बड़े ही प्रसन्नता से झूमता हुआ, जिसकी टहनियाँ क्या चाह रही हैं? आकाश को छूना चाह रही, बड़ी होना चाह रही हैं। जिसकी जो टहनी रूपी उंगलियां हैं, वो मुझे अपनी ओर बुला रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश को छूने के लिए लालायित हैं। अपनी हरी टहनी रूपी उंगलियों से वो मुझे बुला रहा है, बुलाता है। ऐसा लगता है शायद मुझे अपने जैसा हरा भरा जीवन से परिपूर्ण बनाने के लिए, अपने अस्तित्व के संरक्षण के लिए वो मुझे बुला रहा है। कभी यहाँ पर क्या कह रहा कि जो युवा जंगल है, नए पेड़ों से उगा हुआ जो जंगल है, वो अपनी हरी हरी उंगलियों रूपे से मुझे बुला रहा है। ऐसा लगता है जैसे कह रहा है कि मेरा संरक्षण करो, मेरी रक्षा करो,
मुझे सहेज के रखो। अपनी नन्ही नन्ही हरी हरी टहनियों से आकाश को छूना चाह रहा है। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा? कवि कहते हैं, आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, मैं नहीं हूं और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूं। कवि कहता है कि जो हमें युवा जंगल हमें बुला रहा है, आमंत्रण जो दे रहा है हमें, उसके बुलाने से ऐसा लगता है कि मेरी जो जीवन रस में जो सूखी नस है, उसमें फिर से एक नवीन उत्साह, आशा का संचार होने लगा है। मेरी जीवन रस से जो सूखी हुई नसें थी जीवन में, उनमें फिर से नई आशा, उत्साह का हरा रक्त बहने लगा है। मेरी आंखों में फिर से नए सपने भविष्य के दिखाई देने लगे हैं। फिर से जो भविष्य के स्वप्न थे वो फिर से हमें बिंब के रूप में, परछाई के रूप में, स्वप्न के रूप में वो दिखाई देने लगते हैं। अपने कंधों पर मुझे क्या होने लगता है? ऐसा लगता है मेरे कंधों पर एक आकाश ठहरा। ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधों पर अपने उन दायित्वों का अनुभव होने लगता है। मुझे अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का भार जो है उसका अनुभव होने लगता है, जिनको जीवन से निराश होने पर मैंने दूर छिटक दिया था कि हाँ, इस चीज की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। उस निराशा से जीवन में क्या हुआ? कठोर सूखे से जो जड़ हो चुके मेरे होंठ, फिर से जिनकी हरियाली रूपी हंसी जो थी वो गायब हो चुकी थी, आज फिर से आशा उत्साह के साथ वो हरे रस को प्राप्त करके सचेतन हो गए हैं। और उन होठों पर क्या हो गई है? फिर से मुस्कान आ गई है। मेरे होंठ जो सूख गए थे, उन होठों पर फिर से मुस्कान आ गई है, फिर से हंसने लगे हैं, फिर से नए गीत गाने के लिए प्रेरित कर रही है। कवि कहता है, वास्तव में अब मैं व्यक्ति नहीं रह गया हूं, अब मैं एक हरा पेड़ बन गया हूं। अब मैं एक सिर्फ व्यक्ति नहीं रह गया हूं, मैं एक हरा पेड़ बन गया हूं, जिसमें उत्साह रूपी पत्तियों की आभा चमक दिखाई देती है। जोश है, मस्ती है, उत्साह है, उमंग है, नई तरंग है। हर प्रकार से तरंग में डूबा हुआ मैं सुभाषित होकर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो जंगल युवा बुलाते हो, आता हूँ, हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। कभी कहता है, बहुत अच्छे से कहना चाह रहा है कि जो एक नया उगा हुआ युवा जंगल है, अपनी टहनियों से, अपनी टहनी रूपी हरी हरी उंगलियों से मुझे बुला रहा है, बार बार इशारा कर रहा है, बुला रहा है, आग्रह कर रहा है कि तुम ही हो जो मेरी हरियाली को बचाए रख सकते हो, मुझे सहेज कर रख सकते हो। उसके आमंत्रण पर, उसके बुलाने पर मेरी जो नसें थीं, जो जीवन रस से सूख चुकी थीं, उसमें फिर से रस बहने लगा है। फिर से उसमें स्वप्न मेरे जीवन में दिखाई देने लगे हैं। फल फूलों से लदे हुए मेरे स्वप्न जो है आंखों में तैरने लगे हैं। सारा आकाश ऐसा लगता है हरे जंगल का रूप धारण करके मेरे कंधों पे आके बैठ गया है। कभी कहता है, कह रहे हैं कि फिर से मेरे होंठ कांपने लगे, बोलने लगे, उत्साह से भर उठे हैं, फिर से नए गीत इस पे गूंजने लगे हैं, गाने लगे हैं, क्योंकि अब मैं मनुष्य नहीं रह गया हूँ, मैं एक हरा पेड़ बन गया हूँ। इसलिए हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। ये हे युवा जंगल, तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं जरूर आता हूँ। बसंत की रक्षा के लिए, वसंत में डूबकर मैं फिर से तुम्हारे संरक्षण के लिए, नए उत्साह रूपी बसंत में डूबा हुआ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अर्थात तुम्हारा संरक्षण करने आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसकी व्याख्या लिख लेंगे। ठीक है, पूरा ही है, इसकी पूरा व्याख्या कर लेंगे आप। इसमें भी शांत रस है और प्रसाद गुण है, रूपक भी अलंकार है बच्चों, इधर लिख लीजिए, रूपक अलंकार है, मानवीकरण है, लिख लीजिएगा। ठीक है, भाषा भी आपकी साहित्यिक सरल है, सरल भाषा साहित्यिक है। ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे पढ़िए। दूसरा शीर्षक और है बच्चों इनका, अशोक वाजपेयी का, भाषा एकमात्र अनंत है। क्या है? भाषा एकमात्र अनंत है। बच्चों, भाषा, शब्द, वर्ण जो हैं वो कभी भी मिट नहीं सकते।
कभी नहीं मरते हैं, अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि शब्द की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो शाश्वत सत्य है कि वास्तव में उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। फूल झरता है, झरता मतलब गिर जाता है। ठीक है, लिख लीजिए चाहे तो, गिर जाता है। ठीक है, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, ना बच्चा रहेगा ना ही बूढ़ा। ना गेंद, ना फूल, ना दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। क्या कहा बच्चों कवि ने इसमें? कवि यहाँ पे बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि जो भाषा है वो अनंत है, कभी भी उसका अंत होने वाला नहीं। क्योंकि फूल झड़ता है, फूल बच्चों जब खिलता है, विकसित होता है, और खिल जाने के बाद क्या होता है? मुरझाकर गिर जाता है, गिर जाकर बेकार हो जाता है। भाई फूल मुरझाकर डाली से गिर जाता है और गिरकर नष्ट हो जाता है। उसमें जो भी गुण होते हैं, चाहे वो रस हो, सुगंध हो, और जो भी रंग रूप है, सुंदरता है, जो भी गुण होते हैं, जब वो गिरता है तो उसका ये सारा जो गुण है, सारा रस जो है, सारा गंध जो है, सारा सौंदर्य जो है, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन मतलब फूल का अस्तित्व पूरा नष्ट हो जाता है, लेकिन फूल शब्द नहीं। कवि क्या कहता है? फूल जो है शब्द की भांति अनंत अजर अमर नहीं है। फूल जब विकसित होता है, खिलता है, तो वो नष्ट हो जाता है, गिरकर मुरझाकर उसका सारा सौंदर्य नष्ट होता है। लेकिन जब भाषा, शब्द एक बार जब विकसित हो जाता है, शब्द एक बार जब बन जाता है, रच जाता है, तो वो अमर हो जाता है। उसके रूप में, उसके गंध में, उसके सौंदर्य में, उसके रस में, उसकी किसी प्रकार से सुगंध में कोई कमी नहीं आती है। फूल तो नष्ट हो जाता है, उसका सब कुछ सौंदर्य सहित सब नष्ट हो जाता है, लेकिन भाषा, वो शब्द जो है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। नए नए अर्थों में उस शब्द का प्रयोग होने लगता है, उसकी शक्ति में वृद्धि होने लगती है, नए नए अर्थ प्रयोग किए जाने लगते हैं, कभी नष्ट नहीं होता है। कभी क्या कह रहा है कि ऐसे संसार में अगर हम देखें, बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं, बहुत से कार्य ऐसे हैं, बहुत सी वस्तुएं ऐसे हैं कि कुछ पल, कुछ दिन, कुछ समय तक ही बस इस संसार के अस्तित्व में, संसार में अस्तित्व में रहते हैं, और फिर सब पूर्ण क्या होता है? समाप्त हो जाता है। भाई कई ऐसे कार्य होते हैं, कई ऐसे सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो कुछ पल, दिन, वर्ष तक ही उनका अस्तित्व रहता है इस संसार में, और फिर क्या होता है? सब कुछ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जैसे क्या बताया है, जैसे यदि कोई आज बच्चा गेंद उछालता है, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद। कभी क्या कह रहा है? जैसे कोई बच्चा गेंद उछालता है, इस क्रिया को, इस कार्य को कितने समय तक याद रखा जा सकता है? अधिकतम बहुत हुआ 1 या 2 शताब्दी तक, 2 पीढ़ी तक इसे कोई अस्तित्व में रख सकता है, इस कार्य को, इस खेल को खेल सकता है। आपके घर में जो पहले आपके दादी, बाबा, मम्मी, पापा ने जो खेल खेले होंगे, क्या आज उसको खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। हर बच्चा आज मोबाइल, वीडियो गेम खेलने लगा है, उस क्रिया को, उस कार्य को भूल चुका है, कोई आज वो कार्य नहीं बचे हैं, कितना याद रखेगा? तो कहा है बहुत अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता है, क्योंकि ना वो इस संसार में बच्चा जीवित रहेगा, और ना ही उस कार्य को देखने वाले उसके माँ बाप जीवित रहेंगे। कौन उसे याद रखेगा? गेंद उछालने वाला बच्चा भी नहीं रहेगा, कितना रह सकता है? तो जो गेंद उछालने वाला बच्चा है, उसकी उस क्रिया को आने वाली जो उसकी पीढ़ी होगी, 1 या 2, बस उनको हस्तांतरित कर देगा, और बस कुछ ही समय तक वो बच्चा उसे बता सकता है, बच्ची बता सकती है उछालने की, गेंद उछालने की क्रिया को,
अधिक समय तक नहीं बता सकता कोई, और ना ही उससे ज़्यादा कोई व्यवहार में लाएगा, और ना ही कोई इतना समझेगा उसे। क्या होगा, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ ना बच्चा रहेगा, ना बूढ़ा, ना ही बूढ़ा। कवि क्या कहता है, लेकिन शब्द, जो शब्द हैं वो चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, उनकी सीमाओं से परे हैं। जो शब्द हैं इन सब से परे हैं, क्योंकि शब्द जब एक बार निर्मित हो जाता है, एक बार बन जाता है, वो सदैव बना रहता है। भाई कवि का कहने का मतलब ये है कि जैसे अस्तित्व में आने के बाद एक बार कोई अस्तित्व में आता है, चाहे इतिहास हो अतीत, बन जाता है, सदैव वर्तमान रहता है। फिर देश जाति भौगोलिक सीमाएं जो हैं अपने बंधन में नहीं बंध पाती, उनका प्रयोग फिर व्यवहार जो है विस्तार अनंत है, सर्वकालिक है। तो इसमें एक उदाहरण बताया है कि जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, मृत प्राय मरने वाला व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति एक पद्य को, एक कविता को गाता है, गीत गाता है, गुनगुनाता है, वह उस गीत को मरने के बाद भी, उसके बाद उसका गीत समाप्त नहीं होता है। जो बूढ़ा, मरने वाला बूढ़ा है, मृत प्राय कोई व्यक्ति है, और वह जिस गीत को, जिस पद्य को एक बार पढ़ देगा, गा देगा, रचना कर देगा, वो कभी भी वो समाप्त नहीं होता है, बल्कि अनंत काल जितनी उसकी पीढ़ियां आएंगी तब तक वो, चाहे वृद्ध हो जाए व्यक्ति, तब तक वो गाया जाता रहेगा। चाहे किसी बालक द्वारा गेंद उछालने की क्रिया जो है एक अगली पीढ़ी को दे देंगे, दो को दे देंगे, बस यहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन गीत जो है एक बार गाए जाने पर, भले ही किसी पीढ़ी के अंतिम बूढ़े व्यक्ति को दिया जाए तो गाया हो, उस व्यक्ति ने गाया हो, लेकिन फिर भी वो हर तरह से, हर पीढ़ी में, हर जितनी बार वो गाया जाएगा सदैव जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। कवि क्या कहता है कि ना गेंद है, ना फूल है, ना दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। कवि क्या कह रहा कि संसार में जो कुछ भी है वो सब नाशवान है। संसार में जो कुछ है वो नाशवान है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। एक दिन ना वो गेंद रहेगी, ना वो फूल रहेगा, ना वो गेंद उछालने वाला बच्चा रहेगा, ना गीत गाने वाला वो बूढ़ा रहेगा, ना गेंद रहेगी, ना फूल, और ना ही वो दालान मतलब बरामदा रहेगा, ना ही वो बरामदा रहेगा। कुछ नहीं रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सिर्फ रह जाएंगे उस गीत के वो शब्द जिसे उस बूढ़े ने गाया था, वही शब्द रह जाएंगे, वही शब्द बने रहेंगे, वर्तमान में भी बने रहेंगे, क्योंकि भाषा कभी मरती नहीं है। भाषा अजर है, अमर है, अनंत है। संसार में केवल एक भाषा, शब्द है जो अनंत है, अमर है, और जो भी इस संसार में वो सब कुछ नाशवान है, सब नाशवान है। इसलिए भाषा अनंत है। बच्चों इसमें भी खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है कवि ने, ठीक है, लिख लीजिएगा। खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, ठीक है, गुण प्रसाद है। चलिए आपका ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। ये दोनों एक एक पैराग्राफ हैं, इनको पूरा, इसकी भी व्याख्या लिखेंगे आप अपनी कॉपी पर। इम्पॉर्टेंट है, भाषा एकमात्र अनंत, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको कॉपी पे जरूर इसकी व्याख्या करेंगे। आगे अगले पाठ की वीडियो हम फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।